तो अब हम लोग थोड़ा बहुत बहुत ही सिंपल सिंपल से, क्योंकि इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता है। अच्छा ठीक है, एजेंडा 21 पे हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। ओके शिखर, ठीक हल्के फुल्के क्वेश्चन हम थोड़ा राइज कर रहे हैं, जरा देखिएगा आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर रहे। आपको बताना है कि एज पर योर टेक्स्ट बुक आयरन ओर कौन सा रिसोर्स है। आयरन ओर को हम किस तरह के रिसोर्स में जो होगा वो क्लासिफाई कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। ठीक है, ऑप्शन आप सुन लीजिएगा, रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो और नॉन रिन्यूएबल। देखो ऑप्शन में फ्लो भी रखा हुआ है, रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो और नॉन रिन्यूएबल। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इतना जुड़ रहा है सब। चैट सेक्शन में बताइएगा आंसर अपने। साहिल रिन्यूएबल कर रहे हैं, अंकित नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ आंसर्स आ जाए। श्रेयांश है ना नॉन रिन्यूएबल, अंशु भी नॉन रिन्यूएबल, यानी कि मोस्ट वोटेड जो होंगे वो नॉन रिन्यूएबल के हैं। साहिल रिन्यूएबल कैसे है, जरा एक्सप्लेन करोगे साहिल? साहिल रिन्यूएबल कैसे है ये रिसोर्स, एक्सप्लेन कीजिएगा आप मुझे। नन होगा, अच्छा ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन है टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी पुट। टाइडल एनर्जी को हम इनमें से कौन सा रिसोर्स में रख सकते हैं, टाइडल एनर्जी को, ठीक ना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। ठीक है, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। अभी ऑप्शन तो सुन लो, इसमें रिन्यूएबल ऑप्शन में नहीं है अर्णव भास्कर। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। रेप्लिनिशेबल लिखा हुआ है, रेप्लिनिशेबल, ह्यूमन मेड, अबायोटिक एंड नॉन रिन्यूएबल। देखो इसमें से तुमको बेटर वन चूज करना है क्वेश्चन में। बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, रेप्लिनिशेबल है, ह्यूमन मेड है, अबायोटिक है एंड नॉन रिन्यूएबल है। शिखर रिप्लिनिशेबल, साहिल सिंह अबायोटिक, ठीक है आगे, श्रेया अबायोटिक, श्रेया भी अबायोटिक, और बाकी लोग रिप्लिनिशेबल है मिनिस्ट्री, रिप्लिनिशेबल रिसोर्सेज था ऑप्शन में। देखिए इस क्वेश्चन के दो आंसर बन रहे हैं, दो आंसर बन रहे हैं। इसका पहला एक आंसर बन रहा है रिप्लिनिशेबल एंड सेकंड वन इज अबायोटिक, दोनों आंसर है, रिप्लिनिशेबल भी है एंड अबायोटिक भी है। लेकिन जब भी क्वेश्चन क्रिएट कर दिया ऐसा, ठीक है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे में आप जाएंगे किसके साथ, तो फर्स्ट वन मतलब क्या, जो भी इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है, रिप्लिनिशेबल के साथ आप जाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स एक तरह का। तो इसका आंसर आपको जाना चाहिए रिन्यूएबल। हाँ अगर इसके ऑप्शन में 1 और 2 में करके देता तो हम लोग दोनों के दोनों लिखते कि ये रिप्लिनिशेबल भी है और अबायोटिक रिसोर्स भी है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप सीधे आंसर बताएंगे कि materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs but human beings do not have appropriate technology to access them। ठीक ना, क्वेश्चन समझ चुके हैं आप लोग, आंसर बताइए सीधे। शिखर, स्मृति गुड, श्रेया का रिजर्व वायर, नैन्सी का बिल्कुल गलत है, अंशु सही है, अभिनव गलत है, अंकित सही है आपका, ठीक है, विवेक भी सही है, चलिए, और अमृत का सही आ रहा है, ठीक है। अर्णव भास्कर गलत हुआ आप, ठीक है। इसका आंसर होगा स्टॉक, ये स्टॉक था, ये जो रिसोर्स दिया गया था, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं। हम मुझे ये अजीब लगा कि पोटेंशियल रिसोर्स भी कहे हैं आप लोग, पोटेंशियल रिसोर्स और रिजर्व, रिजर्व तो चलो ठीक ठाक था भी, पोटेंशियल, पोटेंशियल में तो काफी कुछ है गड़बड़। चलो देखो कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आज के हम लोग के चैप्टर में क्लियर होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे। इवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन। तो माइनिंग से कहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ है, ऑप्शन दिया जाएगा, गुजरात, झारखंड, केरला, उत्तरांचल। किसी को पता है इसका आंसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, उत्तरांचल, उत्तरांचल, अच्छा साहिल सिंह उत्तरांचल,
शिखर झारखंड। ठीक है, देखो अब ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन बनते हैं। आंसर होगा इसका झारखंड। अभी पढ़ाया नहीं है आप लोग को, तो चलो गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग आज। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, आज शायद वहां तक ना पहुंच पाए। रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, क्यों होता है? हाँ, धनबाद में कोल माइनिंग होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलो इसके आंसर हम लोग ढूंढने का ट्राई करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होता है। बिल्कुल सही है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाना होगा हम लोग को। आगे देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। देखो एजेंडा 21 में प्रॉब्लम थी, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या एजेंडा 21 पहले? अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो बताए मुझे। हाँ साहिल, ये साहिल बताइए। सर एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जो वर्ल्ड के लीडर्स ने लिया था मैं 1982 कुछ कुछ में। क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप उसका आंसर देना पूरा क्लियर करिए। एजेंडा 21 सबसे पहले फॉर्मुलेट कब किया गया था? सर 1992 में। ठीक है, कितने कंट्रीज ने इस पे साइन किया? सर 100 से ज्यादा अच्छा, इसके कंट्रीज। लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जो कि एजेंडा 21 को होगा उसको फॉर्मुलेट करेगा, उस एजेंसी का नाम क्या था? शिखर सुन रहे हो तुम? यूएनसीईडी। यूएन सीईडी फुल फॉर्म यूनाइटेड बता सकते नेशन हो? कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने कुछ टारगेट बनाए थे, वो टारगेट क्या थे? सर इसमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किया गया था, मतलब जो भी सस्टेनेबल सब्सटेंसेस को डेवलप किया सस्टेनेबल जाएगा। डेवलपमेंट हमें करना है, मेन मोटो यही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा वो करना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर और क्या क्या उसके अंदर करना था मुझे? सर उसमें एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंट में डैमेज होता था उसको मैनेज करने के लिए, ठीक पॉवर्टी, है। डिजीज, जो भी मतलब बनता है उसको मिलकर ये करने के लिए, मतलब खत्म अच्छा, करने के लिए। आप बात कर रहे हैं कि उससे अर्थ समिट पूछिए। अर्थ समिट तुमको याद है साहिल? क्या सर? अर्थ समिट पूछिए, कह रहे अर्णव भास्कर के सर, उसे अर्थ अर्थ समिट पूछिए। अर्थ। अर्थ समिट, अच्छा अर्थ समिट तुम नहीं सुने हो क्या नाम? नो फर्स्ट सर। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? सर ये नहीं पता। अरे वाह, तुमको एजेंडा 21 पता है, अर्थ समिट नहीं पता अर्थ समिट सर इसी को तो कहा जाता था, अर्थ समिट। है? अरे अर्थ समिट के अंदर ही ना तो एजेंडा 21 जो होगा फॉर्मुलेट किया गया था। यस सर, उसी को कह रहा था। ग्लोबल अर्थ समिट जो था उसी के अंदर एजेंडा 21 जो था यस सर, वो कंफ्यूज हो फॉर्मुलेट गए किया थे। गया था, ब्राजील में जो हुआ था श्रेया। ठीक है, चलो ठीक ना। तो शिखर क्लियर कर लो कि एजेंडा 21 जो था इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था उसको एम किया गया, साथ साथ ये कहा गया कि इन्वायरमेंटल डैमेज जो होगा वो नहीं होने देंगे। मतलब कब से? 21st सेंचुरी में, उसके बिगिनिंग से। पॉवर्टी जो होगी पॉवर्टी को खत्म कर देना है, डीएन जो होंगे उसको टैकल करना है। इसके लिए जो भी कंट्रीज होंगे वो सब कंट्रीज एक दूसरे नेबरिंग कंट्रीज को जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक ना? ठीक। शिखर का कोई और क्वेश्चन है? अगर है तो सभी कोई ध्यान से सुनना, आप में से कोई एक आंसर करोगे। हाँ शिखर बताइए। सर वो एक बार स्लाइड दिखाई थी सर, वो वाला एजेंडा ये 21 क्वेश्चन का। था, ये तो तुम नहीं उसमें भी सर, बोल सकते थे। उसमें है सर, उसमें मैं शो इसी में करता है। तुम्हें, मैं तुम्हें शो कर देता हूँ। ठीक है, लीजिए। हाँ बोलिए शिखर, बोलिए तो क्या सर वो प्रॉब्लम है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है सर? वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट, वो वाला लाइन लास्ट। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या कि एजेंडा 20 हमने बना दिया ना। हम देश यस के लिए सर। कोई देश के लिए कोई रूल बना दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो रूल हम अपने कंट्री के लिए बोल रहे हैं, कंट्री पूरा का पूरा उस रूल को फॉलो करे। हम चाह रहे हैं कि वही रूल स्टेट भी फॉलो करे। ठीक है, समझ जो में आ जो रही सर बात? उस कंट्री में भाग लिए, जो सर कंट्री उसमें भाग लिया था वो सारे। हाँ वो सारे के सारे। अभी मेरी बात सुनो कि हम अगर कोई रूल बना दिए कि हम अपने पेरेंट को ओबे करेंगे, कंट्री के अंदर रूल बना ना। यस सर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आप स्टेट के अंदर भी चीफ मिनिस्टर आपकी ड्यूटी है कि आप इस रूल को फॉलो करवाएंगे। ऐसा नहीं कंट्री वाला बना दिया आप उसको फॉलो नहीं कराएंगे, यानी कि आपके अंदर भी होना चाहिए इसी तरीके का, पेरेंट को लोग ओबे करें। ठीक है, अब स्टेट का है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाले जो होंगे आपको भी यही रूल फॉलो करना होगा कि आप पेरेंट को भी करें। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे थे। ठीक ना? तो ये ठीक है पूरे सर। वर्ल्ड में बन गया ना कि इन्वायरमेंटल डैमेज से टैकल करना है। पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन जो होगा यूएनसीडी ये इसका लुक आफ्टर करेगा। पॉवर्टी जो होगा उसको सबको टैकल करेगा, डीज जो होगा उसको टैकल करेगा थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। ठीक है, तो ठीक अब है। ये जो एजेंडा 21 बना वहां पे यूएनसीईडी के अंदर, उस एजेंडा 21 को इंडिया के अंदर भी लगाना है, अपना एक एजेंडा 21। मतलब कि इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इंडिया के ठीक। अंदर अगला स्टेट मतलब बिहार आ गया, बिहार के अंदर भाई ये इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज नहीं होने चाहिए।
ठीक है। तो जब सभी के सभी लोकल लेवल से अगर सब चीज को मेंटेन करते हुए चलोगे तो इजीली जो होगा आप जो भी अपना एम रखे हो ना उस एम को गेन कर सकते हो। ठीक, तो वही लास्ट टाइम कह रहा है कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। ठीक है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन तो अभी तक नहीं हुआ होगा किसी को? रिसोर्स प्लानिंग, ये भी जो जरा है, रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोग पढ़ चुके थे। कोई बताएगा कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए जो 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसोर्स प्लानिंग? श्रेया आप बताइएगा मुझे, क्लास में हो ना श्रेया? अनम्यूट कीजिए और बताइए कि व्हाट वर द 3 स्टेप्स टेकन इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अनम्यूट करो जल्दी। नहीं बताइए श्रेया तो क्लास के बाहर जाओगी। क्यों सॉरी? पहले अनम्यूट कीजिए उसके बाद बोलिए, जो भी बोल रहा है आप माइक पे बोलिए अपने। हाँ बिल्कुल चांस दे रहे हैं आप लोग को। हाँ बोलिए श्रेया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों याद नहीं रखती आप इसको? सर ये वाला टॉपिक रिवीजन नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़े। अभी तो इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक ही शुरू हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तो हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं 10th लेवल पे, वो भी आज जितना है उतना 10th लेवल पे खत्म कर देंगे, फिर वही 6, 7, 8 वाला पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, जो भी टॉपिक ओके होगा वो क्लियर करके आइएगा। चलिए हाँ, मिस्टी अग्रवाल बताना चाह रही थी, पहले मिस्टी अग्रवाल उसके बाद अदिति गुप्ता। मिस्टी आप हिंदी वाली हो ना, हिंदी में आप एक्सप्लेन करना टोटली। अदिति जो होगी उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ मिस्टी बताइए। यस सर। सर पहला करना चाहिए कि हमें अच्छे से मानचित्र तालिका मतलब उसका मैप को अच्छे से बना लेना चाहिए जिससे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। दूसरा काम करना चाहिए हम लोग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन सब का देख लेना चाहिए कि वो सब प्रचुर मात्रा में मतलब जितना जरूरत है इतना है या फिर उसका हम लोग को करना चाहिए व्यवस्था। और तीसरा होता है कि जो संसाधन विकास हम लोग योजनाएं बनाए हैं उसको उसका मतलब उसको राष्ट्रीय योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना, दोनों को एक साथ लेके चलना। ओके सही है आपका, ठीक है। चलो अदिति, अदिति गुप्ता आप इसी को ना इंग्लिश में एक्सप्लेन करना। Yes, sir. So the first step होता है identification. Identification and inventory of resources across the region of the country. So second step होता है involving a planning structure. आप रीड आ रही हो क्या? No sir, learn क्या हुआ? अच्छा ठीक, बताइए। Involved with appropriate technology, skill and institutional setup for implementation resource development plans. So third step जो होता है sir matching. Matching the resource development plans with overall national development plans. ठीक है, सेकंड स्टेप का जो होगा इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक, इसका आप हिंदी बताएं मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? सर इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व विद मतलब सर जो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी उस प्लान में उस चीज को देखना और कौन से स्किल यूज होगा या फिर कौन सा जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सेटअप होगा जिससे कि वो रिसोर्स हम लोग मतलब निकाल सके वो चीज। चलो ठीक, ठीक, ओके। हाँ अभी और किसी कुछ बोलना था सर बीच में? चलो यहाँ तक शायद हम लोग क्लियर कर चुके थे, ठीक है। और हम लोग लास्ट टाइम पे जब थे तो उस समय डिस्कशन कर रहे थे क्या कि अगर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, अगर हम आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, इन्वेंट कर ले कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज का प्रेजेंस अगर हमारे पास काफी अधिक अमाउंट में हो जाए तो क्या कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं। कुछ ये थी जो मैं भूल गया हूँ। हाँ मैं भूल गया हूँ कि एक स्टूडेंट थे जिन्होंने इस बार टेस्ट नहीं दिया है,
ठीक, जरा बताइएगा अगर वो प्रेजेंट है क्लास के अंदर। बॉयज में A2 बॉयज में कोई ऐसा लड़का है जिसने एग्जाम नहीं दिया था इस बार, उसका नाम लिस्ट में नहीं आया है। शिखर, तुम्हें तो पता होगा, शिखर साहिल, आप लोग को मालूम होगा कौन था वो। नहीं, मृत्युंजय थे, मृत्युंजय। मृत्युंजय क्लास में हो ना मृत्युंजय? माइक ऑन करो बाबू, माइक कैमरा दोनों ऑन करो, जरा चेहरा दिखाओ तो मुझे, कौन हो तुम? माइक ऑन कर लो। माइक ऑन करो अपना, अनम्यूट करो अपने आप को। देखो हो रहा है, क्लिक, अब क्लिक करो। यस सर। अब बताइए क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों एग्जाम नहीं दिया? तो क्वेश्चन इंग्लिश में था। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले इस क्लास में कुछ कोई और स्टूडेंट है क्या? अगर है तो जरा बताएं मुझे, चैट सेक्शन में हैंड रेज कीजिए। हिंदी मीडियम वाले कोई और स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में? मिस्ट्री, ओके बाबू, आप मिस्ट्री अपना कैमरा और माइक ऑन करो जरा। और भी कोई है हिंदी मीडियम का? मिस्ट्री जल्दी कीजिए, क्लास मेरा डिस्टर्ब ना करो। ऑन होगा, अब सब कुछ ऑन होगा, अब ट्राई करो। यस सर। मृत्युंजय सामने रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या क्लास में, आप एग्जाम देने में हिंदी मीडियम में? आप भी हिंदी मीडियम में हो? नो इंग्लिश सर, मीडियम? ये सर आपने इतने अच्छे से समझाया था कि दिक्कत नहीं हुई। क्लास के अंदर क्या आप लोगों को हिंदी में नहीं बताया जाता है सारी चीज? हर एक वर्ड का हिंदी बताते बताया हैं जाता है सर। जहाँ प्रॉब्लम होती है। यस सर। और तुमको जब मैंने मैसेज किया उस ग्रुप में कि तुमको अटेम्प्ट करना है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एग्जाम छोड़ने की? मैं तुरंत रिप्लाई किया कि नहीं तुमको अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। सुन रहे हो मृत्युंजय? माइक ऑन करो अपना। यस सर। और रोहित सर के रिप्लाई के बाद मेरा रिप्लाई था ना कि तुमको अटेम्प्ट करना है। यस सर। ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। सब्जेक्टिव होता है तो हम ये चीज मान भी लेते हैं कि हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तुमने नहीं किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम अगर ये कह रहे हो कि इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन था, मैंने हिंदी में नहीं दिया, तुमको अगर एक बार रिंग डाल दे, तुमको ट्रांसलेशन आता है कि नहीं आता है? बेवकूफ की तरह काम करते हो तुम लोग। अगर ऐसा करना है तो क्लास अटेंड करना बंद कर दो। मेरे पास ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम में था। चलिए क्लास बिगिन करते हैं, थोड़ा सा सीरियस क्लास हो चुका। ओके चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग लास्ट टाइम जो था वो डिस्कशन करके बैठे थे कि रिसोर्स प्लानिंग, अगर रिसोर्स हमारे पास काफी अधिक अगर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री जो होगा वो कंट्री का डेवलपमेंट जो होगा बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी कहा गया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज काफी अधिक है और आपके पास टेक्नोलॉजी हो नहीं हुई, ठीक है, दो चीजें तो बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, ठीक, आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज को। पॉइंट नंबर 2, ठीक, इवॉल्व करना प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो कि पूरी की पूरी सही तरीके की टेक्नोलॉजी का इंडोर्ड हो, यानी कि परिपूर्ण हो, भरा हो, ठीक हो, ठीक है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन खुद नहीं करोगे, ठीक। और आपके पास रिसोर्सेज का अगर भंडार किसी और कंट्री को मालूम चल गया कि हाँ इनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो कोई अदर डेवलप कंट्रीज क्या करेगी कि आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाल्कन का, ठीक है, क्योंकि आप लोग नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े हुए हैं।
ठीक ना। तो क्या होता है कि ये कंडीशन जो जब क्रिएट होते हैं तो ये काफी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ऐसे में क्या होगा कि कोई अदर कंट्री जो होगा तुम्हारे कंट्री के ऊपर आएगी, अपनी कॉलोनी बनाएगी, और बनाने के बाद जो होगा वो तुम्हारे ऊपर रूल करना शुरू कर देगी। जैसे EIC, हाँ बिल्कुल आई थी, EIC आई थी, ठीक ना। वो आई थी क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अधिक थे। वैसे तो उसकी कहानी बहुत अलग थी, तो बिजनेस करने के लिए आई थी, कुछ और चीजें लेना था, लेकिन वो हमारे कंट्री को छोड़कर अगर साउथ अफ्रीका में बात करो ना, तो साउथ अफ्रीका को सबसे अधिक उसने परेशान किया, ठीक ना। और साउथ अफ्रीका को आजाद करने के बाद भी उसने रूल बना कर रखा था कि उसके रिसोर्सेज का अगर क्वेश्चन कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, वो अपने रिसोर्सेज खुद यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, और ऐसे में उसके यूटिलाइजेशन का उसके रिसोर्सेज की जो होगी ग्रीड पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू करती है। तो ये ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज का होना किसी कंट्री के डेवलपमेंट या किसी पार्ट के डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है कि रिसोर्सेज मिल गया तो आप डेवलप होंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? अपार्थिड कुछ अलग था साउथ अफ्रीका में, अपार्थिड एक अलग सिस्टम था, लेकिन हाँ वही अपार्थिड वाला साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम अलग था अपार्थिड, लेकिन उसी साउथ अफ्रीका की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर हटा दिया, नहीं तो आप लोग को उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, ठीक है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हाइंडर डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी चीज है, रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपका डेवलपमेंट जो होगा वो बंद हो सकता है। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हो जाए, टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक ना, तो यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगी, और ये जो होगा आपके डेवलपमेंट को हाइंडर कर सकता है, रोक सकता है, परेशान कर सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल साहिल, रिसोर्सेज नहीं है लेकिन फिर भी क्या होता है उसके पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, ठीक ना। तो टेक्नोलॉजी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज तो जरूरी है ही, ठीक, लेकिन वो क्या होता है कहीं और से रिसोर्स जो होगा उसको ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये बोल्ड में लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास आएगा क्वेश्चन, ठीक। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, ठीक ना। तो देखो उसको तुमको जस्टिफाई कर देना है, किसी भी एक दो कंट्री के एग्जांपल्स ले लीजिएगा, ठीक। किसी डेवलप कंट्री के एग्जांपल, जैसे जापान का एग्जांपल लिया गया, ठीक ना, उसका एग्जांपल लीजिएगा। किसी ऐसे कंट्री, किसी ऐसे रीजन का एग्जांपल जहाँ रिसोर्सेज काफी अधिक है लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। उड़ीसा की बात है, रिसोर्सेज काफी अधिक है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है ना, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपको जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट आएगा, बुक में होगा, नोट डाउन नहीं करना है, बोल्ड में है, आपको मिल जाएगा, और इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा खुद से, ठीक है, कर लेंगे आप सभी। देखो यहाँ पे ये सभी चीजें वही पास्ट वाले देखेंगे, हिस्ट्री सॉरी द यहाँ पे था, ही हो गया है, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द पॉइंट मैटर्स। जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वहां पर लोग जो होंगे वो अटैक करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा लास्ट में समरी आना चाहिए, जब भी आप लिखोगे उस क्वेश्चन का तो यहाँ पे समरी, यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड यहाँ से करोगे कि देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो क्वेश्चन शुरू करोगे आप और एंड यहाँ पे करोगे, ठीक है। आपके बुक का ही टर्म है, कहीं और का नहीं है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है कोई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आएंगे, ज्योग्राफी तो टोटली एनसीईआरटी से आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। नहीं, नोट नहीं करना है, अगर आप नहीं समझ चुके हो, देखो मैंने बस बोला कि हाँ स्टार्टिंग वो कीजिए, कंक्लूड इस स्टेटमेंट से कीजिएगा, ताकि आपको मार्क्स जो होंगे वो अच्छे खासे मिले, ठीक ना। मार्क्स के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये तुम लोग का पढ़ा हुआ है, कुछ जो नई बातें आएंगी वो मैं नोट डाउन कराऊंगा ही। हो गया, आगे बढ़े। चलिए मूविंग है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, पूरी की पूरी कहानी, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज हैं तो हमको रिसोर्सेज को बचा कर ही रखना होगा, हम उसका मैसिव यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक, समझ रहे हो इस चीज को, लिमिटेड अमाउंट में क्या होता है, ठीक ना। ओवर यूटिलाइजेशन कीजिएगा रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि महात्मा गांधी ऐसे केसेस में ना वॉइस उठाते, वॉइसिंग मतलब होगा कि वो आवाज उठाते थे, ठीक है।
वो बोलते थे कि क्यों हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपको एकदम इसको अपने माइंड में बैठा के रखना है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब कि अगर हम अपने जरूरत के लिए रिसोर्सेज का यूज करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जरूरत को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास एक इनॉर्मस जो होगा वो स्टोर बना हुआ है, स्टोर हाउस क्लियर्ड है, स्टोर हाउस क्रिएटेड है, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे नीड को ही फुलफिल कर सकते हैं। बट अगर हमारा ग्रिड हो जाए कि हमको अधिक से अधिक रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज का अमाउंट बहुत कम है। समझना इस चीज को। अगर हम सिर्फ नीड का फुलफिल करें तो रिसोर्सेज काफी अधिक है, लेकिन अगर हम अपने ग्रिड की फुलफिल करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं, खत्म हो गए। ठीक, क्यों इन्होंने कहा कि अगर आप नीड के लिए करोगे तो भाई नीड का, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, अपने नीड के लिए यूज करना रिसोर्सेज को, इसी को बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपने नीड के लिए रिसोर्सेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक, लेकिन यहाँ पे वर्ड आप यूज ना करोगे। आपको क्या इसमें एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ अपने नीड को फुलफिल करने का ट्राई करे, नीड को फुलफिल करने का, तो मैसिव स्केल पे डिफोरेस्टेशन नहीं होगा, ठीक है, मैसिव स्केल पे पॉल्यूशन नहीं होगा। ग्रिड में सब कुछ आता है, आपका लिविंग जो होगा, लाइफ स्टाइल, लग्जरी मेथड से आपका लाइफ जीना, ये भी आपका ग्रिड है, ठीक है। आपके पास होगा, आपको एसी कूलर में रहना है, ठीक है, चलो एसी कूलर में आपको लाइफ सस्टेन नहीं करता, लेकिन आप मल्टीपल एसी जहां जा रहे हैं वहां लगा के रखना है, तो इट इज ग्रीड। ये आपका, ये नहीं कि लग्जरियस लाइफ भी आपका एक ग्रिड है। सबका होता है ना, सबके मन में एक लालच है कि हम भी लग्जरियस लाइफ जिएंगे, हमारे पास भी अपना एक 4 व्हीलर होना चाहिए, अच्छा खासा कंपनी का, अच्छी खासी उसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्रिड से ज्यादा सोसाइटी में एक इमेज है, हाँ वही चीज, ये इमेज जो होगा ना, ये इमेज जो होगा वो ग्रिड ही है। यही जो इमेज फॉर्मेशन आप कर रहे हैं ना, ये ग्रिड है आपकी, ठीक ना शिखर, जिसको तुम इमेज कर रहे हो एक्चुअल में इमेज नहीं, ये ग्रिड है, ठीक। ये एक मतलब कि क्या होता है, आर्बिट्ररी इंफॉर्मेशन जो होगा आप लोग को मिल गई, जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। और आगे देखिए जरा, आगे इसको समझिए कि एवरीबॉडी नीड जो होगा उनके रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, इसी चीज को एक्सप्लेन करते उन्होंने कहा कि ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ये नहीं चाहते थे कि अधिक से अधिक अमाउंट में आप क्या कीजिए कि प्रोडक्शन कर लीजिए। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था, ये नहीं कि हम आपको बुक की फैक्ट्री बनाने के लिए कह दिए, तो बुक की फैक्ट्री जो होगा आप क्या किए कि पूरा का पूरा बुक छाप दिए, इतने अधिक जिसको पढ़ने वाले कोई नहीं, तो मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सभी लोग उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि हर एक लोग अगर खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबको रिसोर्स कैपिटलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, हर किसी के पास जो होगा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो अगर ये चीज होना चाहिए कि प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की जगह पे आप प्रोडक्शन बाय द मासेस फॉर द मासेस भी कर सकते हो, कि जितना नीड है उतना ही आप प्रोड्यूस करो, और जो भी मासेस हैं मैक्सिमम लोग जो होंगे उसको प्रोड्यूस करें, तो क्या होगा, रिसोर्स की प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इन्वेंटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिसोर्स अपने आप डेवलप करते हुए चला जाएगा। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, स्मूचर नाम के एक आएंगे राइटर, जिसको इसको स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम का एक बुक लिखेंगे, उसके अंदर महात्मा गांधी के स्टेटमेंट को डालेंगे और एलोबरेट करेंगे वहां पे कि महात्मा गांधी कहना क्या चाहते हैं। हाँ बिल्कुल अदिति गुप्ता, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो होगा लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक ना। लग्जरियस लाइफ जितना तुम सोचोगे ना, माइंडली परेशान रहोगे, ठीक है। पोटेंशियलिटी, अब ये थोड़ा सा लेक्चर की तरफ चला जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लेक्चर देना पड़ेगा मुझे कि हाँ लग्जरियस लाइफ जो होगा एक बियॉन्ड, एक लिमिट के अंदर जो होगा आप अपनी लग्जरियस लाइफ को जिए, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट बिल्कुल नहीं, ठीक ना। सेटिस्फाइड हो सब इससे, ठीक ना। ये मेंटेलिटी बाबू कभी किसी का नहीं होने वाला है ना, आपका बदलने वाला है ना। हम लोग वर्क क्यों करते हैं, हम लोग मैसिव वर्क क्यों कर रहे हैं भाई, अधिक से अधिक काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग का लाइफ जो होगा और लग्जरियस हो जाए, ठीक है। क्योंकि तुम्ही ने कहा है ना कि ये जो होगा एक इमेज है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आदमी जो होगा वो अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है, उसका ग्रीड जो होगा कभी भी फुलफिल नहीं होता है। अच्छा थैंक यू साहिल सिंह, ठीक है, उसका ग्रीड कभी फुलफिल नहीं होता है। तो ये बातें हम भी बोल दे, अब सबका एग्जांपल तुम ले सकते हो, कोई भी पर्सन जो होगा वो अपने पेमेंट से भी जो होगा सेटिस्फाइड नहीं होता, हमेशा जो होगा उसको अधिक से अधिक पेमेंट चाहिए होता है, क्योंकि जितना पेमेंट पे हो जाएगा ना
वो फिर उतना ही हाई स्टैंडर्ड की जो होगी लिविंग की तरफ बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ये अगर मेंटलिटी कंट्रोल हो गई तो ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हम लोग पढ़ रहे थे ये पहले तो अपने आप फर्स्ट स्टेप पे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दोनों पॉइंट को। ठीक, और ये दोनों पॉइंट एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन है। ठीक, आप जब भी आएगा इसमें जरूर एक्सप्लेन करोगे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही रहेगा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन, जस्टिफाई। ठीक, तो उसको आपको करना होगा। कौन सा मटक नहीं समझ में आया? ये 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4 या 5 मार्क्स के आएंगे। 4 और 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जस्टिफिकेशन है, अगर मार्क्स नहीं पूछना है, ये कौन सा पॉइंट लिखना है इसमें से? जो पॉइंट बोल्ड वाले हैं बस 2 है पॉइंट बोल्ड में। हाँ, मार्क्स नहीं पूछ रहे। गांधी जी और ग्लोबल अर्थ समिट के टाइम पे थे कि नहीं थे महात्मा गांधी? नहीं थे। अरे बोलने तो दो सबको, होते तो जरूर जाते हैं मीटिंग में ना। हो चुका, 2 ही पॉइंट थे, सभी नोट कर चुके होंगे। अब वही महात्मा गांधी के स्टेटमेंट को देख लेते हैं, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कितना काम का है। तो देखो, एक क्लब है, एक क्लब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यंग इटली यंग यूरोप पढ़े हो ना, वैसे ही एक क्लब है, क्लब ऑफ रोम उसका नाम है, 1968 में स्टैब्लिश्ड हुआ क्लब ऑफ रोम। एंड क्लब ऑफ रोम ने ही सबसे पहले जो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहीं पे जो होगा यूज किया गया वर्ड, ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले यूज किया गया है क्लब ऑफ रोम, और कब? तो 1968 में। समझ में आ रही बात? ठीक, अब इसी रिपोर्ट को जो होगा 1987 के करीब में जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आता है, यहाँ से जो वर्ड आता है, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। देखो 2 चीज समझना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले क्लब ऑफ रोम में यूज किया गया ये वर्ड, और इसको जो होगा एक्सप्लेन कब किया गया, इस कॉन्सेप्ट को टोटली पूरे वर्ल्ड के सामने कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ब्रुटलैंड का एक कमीशन आया था, याद होगा ब्रुटलैंड कौन थे? तो ये एक पर्सन थे जो कि ग्लोबल अर्थ समिट जो होगा उसके एक हेड मेंबर थे। ठीक ना, ये पर्सन है, ब्रुटलैंड जो है ये पर्सन है। अभी हम समझा रहे थे, अभी समझ जाओ। ठीक है, तो देखो जो वर्डिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। रिसोर्स कंजर्वेशन की हर तरफ हल्ला हो रही थी, हर तरफ बात हो रही थी, तो रिसोर्स कंजर्वेशन करना कैसे है, तो इसके लिए पहली बार जो होगा इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम जो होगा इसको करना शुरू करता है। यानी कि जो लीडर था वो क्लब ऑफ रोम था 1968 में। ठीक, उसके ठीक बाद 1968 में क्लब ऑफ रोम, उसके ठीक बाद 1974 में महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी जो अभी तुमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि एनफ फॉर एनीबॉडीज नीड नॉट फॉर ग्रीड, ये एंड प्रोडक्शन फॉर मासेज, प्रोडक्शन बाय द मासेज, ठीक है, नॉट इन मासेज, ये जो 2 स्टेटमेंट थे इसको स्मूचर जो होगा अपने बुक में रखते थे, उनका उस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखो एक चल रहा है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की प्लानिंग की सिस्टमैटिक वे में, ठीक ना, रिसोर्स कंजर्वेशन के अंदर उसने आया। अब स्मूचर जो होंगे वो आपके एक राइटर है, अर्णव भास्कर, कौन स्मूचर से मतलब मत रखिए, बस यही इतना ही मतलब रखिए। ठीक, जिसने बुक लिखा, बुक का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उसने क्या रखा है? तो गांधी की पॉलिसी रखा है। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पे इस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को बड़ा करने के लिए ब्रुटलैंड जो होगा अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, ब्रुटलैंड एक पर्सन का नाम है। ठीक, अब क्या होगा कि उस रिपोर्ट के अंदर जो रिसोर्स कंजर्वेशन हुआ है ना, फर्स्ट पॉइंट इन क्लब ऑफ रोम ने कहा है कि रिसोर्स को कंजर्व कीजिए, तो उसने जो अपनी प्लानिंग दी थी उस प्लानिंग को नाम दे दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जितना आपको नीड है ना उतना ही नीड को आप फुलफिल कीजिए। ठीक, समझ में आ रही बात?
और उसके बाद उन्होंने अपना एक बुक जो होगा वो छापा था, ब्रुटेलैंड का ही एक बुक आया था जिसमें जो लिखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, उस बुक का टाइटल था, ठीक है। और उसके बाद हुआ था ये जो ग्लोबल अर्थ समिट हुआ था ना, ये क्लब ऑफ रोम के स्टेप्स के बाद हुए थे, ठीक। तो क्लब ऑफ रोम 1968 में और जो ग्लोबल अर्थ समिट जो था वो 1992 में। अब यहाँ पे इस पॉइंट में तुमको दो चीज नोट करना है, दो याद रखना है, ठीक है, कि गांधीयन फिलोसफी लाने वाले जो ऑथर थे, जो राइटर थे, उनका नाम था स्मिशर नाम था, बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसको आप जैसे नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, ठीक ना। उसका ब्रुटेलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था 1987 में, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था उसको एक्सप्लेन किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और उसने ही एक बुक छापा था जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। बस इतना ही यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा। सर सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट वही लिखना है बस। हाँ हाँ वही है। हो गया, चलो अब अर्णव भास्कर क्वेश्चन पे आते हैं। अर्णव भास्कर सुनिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो पर्सन है जिनका नाम है सुमेशर, जो नाम है सुमेशर हम लोग बोल रहे हैं, ये पर्सन है एक जर्मन, मतलब जर्मन में इनका जन्म हुआ, ब्रिटेन के जो होंगे वो एक इकोनॉमिस्ट थे। समझ रहे हो इकोनॉमिस्ट क्या होता है? अभी इकोनॉमी पढ़ोगे उसके बाद नाम चलेगा, ठीक है। और इन्होंने ये बुक लिखा था, इनका पूरा नाम था शायद F.E., ठीक है, स्मूचर, F.E. स्मूचर इनका नाम था। ये F.E. या E.F. ऐसा कुछ नाम था, E.F. या F.E., ठीक है, गूगल करना मिल जाएंगे आप लोग। बढ़े आगे हम लोग। ओके, अब देखो फिर बच्चा वाला क्लास शुरू हो गया, ठीक ना। फिर जो तुम लोग पढ़े हुए हो, चलो माइक सब कोई ऑन कर सकते हो। बताओ मुझे लैंड का यूज बताओ, लैंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? लैंड, जमीन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सर हम लैंड का यूज पूछ रहे हैं, ध्यान देना सब, लैंड सॉइल नहीं पूछ रहे। 7 क्लास का क्वेश्चन है। हाँ तो वही ना, अब सिर्फ फिर वही चीज आ गया, हम लोग रिपीट कर लिए सारे के खेती सारे। करने के लिए, घर बनाने के लिए, एक ही करके बोलिए। खेती करने के लिए शिखर का भी आ गया, एग्रीकल्चर पर्पस, और अरे बस एग्रीकल्चर हो गया। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बाद आ गया फैक्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री- इंडस्ट्री बनाने के लिए, बहुत सही है, ठीक ना। सर रोड एंड रेलवे अच्छा, डेवलपमेंट रोड एंड मतलब कि कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन, Yes, ठीक। चलिए इतने सारे। क्या लैंड हमारे पास अनलिमिटेड है? यस और नो? सर यस और नो? लैंड क्या हमारे पास अनलिमिटेड है, बहुत अधिक अमाउंट में है? नहीं। अरे अर्णव भास्कर को लग रहा है कि एकदम एनफ लैंड है, एनफ लैंड। सर जो नो गांधी सर, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी और ग्रिड के लिए बहुत कम। सर कोई ग्रिड के लिए दूसरा बहुत दुनिया कम है, होगा। नीड के लिए आपके पास है, लेकिन ग्रिड के लिए बिल्कुल कम है। बिल्कुल सही बात है। चलो ये स्टेटमेंट तो तुम लोग का लगभग आंसर अकेले क्लियर कर देगा।
ओके, तो लैंड एनफ हमारे पास, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास लैंड नहीं है, तो लैंड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लैंड को भी हम लोग को यूज करना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। मतलब कि हमको मैक्सिमम अपने नीड फुलफिल करने हैं, तो हमको एक वाइज यूज होगा करना होगा लैंड का, ठीक ना। आगे देखा जरा, तो देखो यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज के बारे में क्या है कि वी लिव ऑन लैंड, जाहिर सी बात है भाई, आकाश में तो रहते नहीं है। जो बुक के वर्ड्स हैं, मुझे भी हंसी आती है कि क्या क्या पढ़ाना पड़ता है। तो जमीन पे रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हम लोग लैंड पे करते हैं और लैंड का यूज भी करते हैं डिफरेंट वेज में। सबको समझ में आ रहा होगा पक्का। यहाँ पे लैंड जो होगा उसके कारण नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ये चीज फाइनाइट यानी कि जिसका लिमिट हो, जो अनलिमिटेड ना हो। तो लैंड जो होगा ये एक एसेट है, एसेट का मतलब धन संपत्ति, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा फाइनाइट है। और इसलिए क्या होता है कि हमें जो होगा, therefore it is important to use the available land for various purpose with careful planning, यानी कि हमको लैंड का यूज के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई गया होगा, हम भी पूछ रहे थे। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। तो लैंड जो होगा हमारी कंट्री के अंदर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर है। रिलीफ का मतलब हो गया जमीन की स्थलाकृति, स्थलाकृति हिंदी में बोलते हैं भू स्थलाकृति, कैसा है जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक एरिया जो बड़ा सा वाइड एरिया है जहाँ पे एकदम प्लेन है, अब एकदम प्लेन नहीं है लेकिन वो ऑलमोस्ट होगा, वहाँ पे कोई बड़े खड्डे वड्डे नहीं है, तो वो प्लेन कहलाता है। जैसे हम लोग रहते हैं नॉर्थन प्लेन के अंदर, ठीक है। तो प्लेन जो होगा, जितने भी लैंड एरिया हमारे पास अवेलेबल है उसका 43% प्लेन है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। 43% प्लेन है। माउंटेन जो होंगे, ठीक, माउंटेन्स जहाँ से रिवर्स जो होंगे वो शुरू होंगी, और बहुत सारे इकोलॉजिकल जो होगा वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। पड़े हो गए सब भाई, वेस्टर्न घाट जो होंगे वो भी बारिश कराते हैं। आपका जो हिमालयन है, वो हिमालयन जो होगा हम लोग के पास ठंडी हवाएं जो होगा उसको रुकता है। तो हमारे कंट्री के अंदर जो होगा इकोलॉजिकल बैलेंस जो होंगे उसको मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन कर, सीजन जो होगा वेदर होगा उस कंडीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो माउंटेन जो होंगे वो कंस्टिट्यूट करते हैं 30%, और लास्ट आता है 27% जो होंगे प्लेट्यू, ठीक। डेक्कन एरिया जो होगा हम लोग पढ़ेंगे, दक्कन का पठार वहां पे, और उस जगह पे सबसे अधिक जो होगा हमको मिनरल्स मिलते हैं। तो ये 3 जो होंगे मेजर डिवीजन है इंडिया के लैंड का, ठीक। प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, नोट डाउन कर लेना बस यही 3 बोल्ड वाले कि प्लेन्स 43%, माउंटेन्स 30%, प्लेट्यू 27%। सर ये सब इंडिया का है? हाँ, ये इंडिया का है, हम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। इंडिया में प्लेन 43%, माउंटेन 30%, प्लेट्यू 27%। डेजर्ट को डेजर्ट नहीं आया, प्लेन के अंदर चला जाता है डेजर्ट, ठीक है। बाकी सारे वैलीज में नहीं है, वैलीज भी खत्म हो गया, यहाँ पे यूजेबल लैंड है। बनाना मृत्युजय, क्या दिक्कत है, बना लेना। माउंटेन पे घर क्यों नहीं बना सकते हो, बस घर की गारंटी नहीं होती इसलिए लोग नहीं बनाता है। लकड़ी का घर बनता है। हाँ, हिस्ट्री भी अब इंडिया में घुस जाओगे, अगला हिस्ट्री इंडिया का ही है। हाँ, एग्रीकल्चरल प्लेन्स नहीं, एग्रीकल्चर तो हम लोग पूरा देखेंगे, माउंटेन में भी होगा, प्लेटू रीजन में भी होगा, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो होगा वो आएगा प्लेन रीजन में। मिस्टेक, खेती तो भी आपसे करवाने वाले हैं, अलग तरह की मिट्टी दिखाकर खेती करवाया जाएगा। अरे वाह, साहिल सिंह 11 साल, देखो साहिल सिंह 11 साल माउंटेन पे रहे, उतरे नहीं है वहां से। साहिल 11 साल तक माउंटेन पे रहे। हाँ, एग्रीकल्चर जो होगा मोस्टली जो होगा वो प्लेन लैंड पे होता है। नोट कर चुके होगे 3 पॉइंट में, तुम लोग टाइम खा रहे हो खाली। अब देखो लैंड यूटिलाइजेशन, इसको समझना है बाबू। लैंड यूटिलाइजेशन समझने वाली बात है कि जमीन का हम लोग यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं। तो कुछ पर्पसेस दिए गए हैं जहाँ पे हम लोग जमीन का यूटिलाइजेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन समझ लीजिएगा अच्छे से, ये पूरा नोट डाउन भी करना है, पूरा का पूरा ही नोट डाउन करना है। तो पहला जो होगा लैंड यूज किया जाता है वो फॉरेस्ट में, ठीक है। फॉरेस्ट हमारे पास एक लॉ बना है कि 33% जो होगा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है, आगे देखेंगे कितना है वो, ठीक है। तो पहला तो यूज हो गया लैंड का
फॉरेस्ट के अंदर। ठीक, कौन सा लैंड जहां पे हम कुछ काम कर सकते हैं, उस लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि लैंड है, जमीन है, लेकिन वहां पे आप खेती नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, एग्रीकल्चर में दो चीज आते हैं, एक फार्मिंग आता है जिसको हम कल्टीवेशन बोलेंगे, और एक रियरिंग आता है। तो यहाँ पे आपका बस यही करेगा, जहाँ पे आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, समझना, कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। तो एक है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन मतलब होता है बंजर जो भूमि जो हो गई वो हो गई, बंजर हो चुकी है, उसके पास फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो उस जगह पे तुम खेती नहीं कर सकते हो, तो वहां पे चला गया। और दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे नॉन एग्रीकल्चर यूज के जो होंगे वो सामान बना देते हैं, जैसे अपना घर बना लिए, फैक्ट्री बना लिए, रोड बना लिए। ठीक ना, तो दो हो गए, एक हो गया फॉरेस्ट, दूसरा हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। समझ में आई बात? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है इन दोनों पॉइंट में? तो किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब सुस्त पड़े हुए हैं, सब लिखने में व्यस्त हैं क्या इसको? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी समझ लो, उसके बाद नोट डाउन करना। शिखर भी पहले समझ लेना। आगे देखिए, अब अगला फैलो लैंड। कोई बताएगा फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड क्या होता है? फ्यूचर में ऐसा होगा ही नहीं कि फार्मिंग नहीं होगा। हाँ बोलिए साहिब। ऐसा जगह मतलब जो लैंड जहाँ कुछ यूज मतलब घर उर ना हो। घर उड़ना नहीं, नहीं घर उड़ने वाला नहीं है। शिखर करें छोड़ा हुआ जमीन नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। देखो, फैलो लैंड का मतलब क्या होता है कि जिस जमीन पे हम लोग खेती करते थे, खेती कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ सालों के लिए उसको छोड़ दिया है, तो उस पर हम लोग खेती नहीं करते, परती भूमि बोलते हैं उसको। ठीक, अब ये 1 ईयर 2 ईयर वाला कंडीशन हम लोग देखेंगे अर्णव भास्कर। ठीक है, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड जहां पे हम लोग खेती नहीं करते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 ईयर वाले लोग रुक जाओ। तो एक है आपका परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे पास्चर का मतलब होता है जानवरों के लिए, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए फूडिंग जो होगा वो जाते हैं। ठीक है, जानवरों का जो होगा। ग्रेजिंग लैंड जहाँ पे जाकर चढ़ा करते हैं जानवर। तो ये एरिया हमने छोड़ दिया जहाँ पे हम लोग खेती करने वाले नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए अनाज उगेगा, वहाँ पे जाकर वो अपना ग्रेजिंग वगैरह जो होगा करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे वहां पे ऐसे मिसलेनियस ट्री क्रॉप उग चुके हैं जिसको हम लोग काट भी नहीं रहे, हमारे यूज के भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो है ऐसे ही। वहां पे कभी कोई देखते हो ना, गांव में जाना तो कहीं कोई जमीन होगा, उस जमीन में अपने ही और ऐसे ही झाड़ झंखाड़ जो होगा उग जाता है। ठीक है, तो दूसरा अदर अनकल्टिवेटेड के अंदर आएगा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ठीक है, जिसको आपने बोया नहीं है, वो अपने आप हो गए हैं। ठीक, अगर आप बो दोगे तो वो दूसरा फैक्टर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में नॉट इंक्लूडिंग नेट सोनोरिया, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और तीसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि जहां पे आप खेती कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 5 साल या उससे अधिक हो चुका है। ध्यान देना, 5 साल या उससे अधिक हो चुका है और उस जमीन पे आपने खेती नहीं किया है। ठीक है, ये आएंगे थर्ड पार्ट में, जिसको हम बोलेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक ना, चलो इन तीनों को नोट डाउन कर लो, ये पूरा जो है आपके सामने स्क्रीन पे। जैसे किसी किसान के पास खेती करना था उसको, लेकिन 5 साल से अपने खेत पे वो खेती नहीं किया, 5 साल या उससे अधिक हो गया, तो वो हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड अमन। ठीक ना, 5 साल या उससे अधिक। सर तो वो कोई जरूरतमंद वाले को नहीं दे सकता था। नहीं दिया है, इसलिए उसको उसमें रखा है। अगर जरूरतमंद को देते हैं तो उसको हम लोग नेट जोन एरिया के अंदर रखते हैं। सर वेस्ट कर रहा है लैंड रख के, वो कोई ना कोई कॉज होगा। आप भी अपने गांव में देखना, किसी को जमीन कोई नहीं देता है कि जिसको जमीन दी जाएगा वो हड़प ले जाएगा, इसलिए कोई नहीं देता है। ठीक है,
बहुत लोगों की मेंटलिटी हो सकती है, सोच हो सकती है, होता है ऐसा। मेरा खुद का जमीन है जो कि 5 साल या उससे अधिक समय से बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गार्जियन के हाथ में। ठीक है, आगे देखा जाए, ये 3 चीज समझ रहे हैं तीनों। फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, देखो एक चीज करें, जितना चीज समझा रहे हैं ना उसमें से मैक्सिमम चीज तुम अपने जीवन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गार्जियन है। लेकिन हाँ, जब तुम गार्जियन हो तब तुम इन सब चीज को फॉलो कर सकते हो। तो मैं भी सोच के रखा हूँ, जब मैं खुद गार्जियन बनूंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आगे देखा जाए, अगला है फैलो लैंड। देखो फैलो लैंड की कैटेगरी में आ जाइए, जिसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखो करंट फैलो बोलते हैं, करंट फैलो यानी किसी काम की वजह से आप जो होगा उसको छोड़ दिए हो, करंटली फैलो हुआ है। या ऐसा जमीन जिसपे 1 साल या 1 साल से कम हो गया, पहले खेती होती थी लेकिन लगभग 12 महीने, मैक्सिमम 12 महीने तक जाएगा, उस समय से वहां पे खेती नहीं हो रही, तो उसको हम बोलेंगे करंट फैलो। ठीक है, लेकिन अदर देन करंट फैलो, ध्यान देना, 5 साल से अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर डाल देंगे। 5 साल से और 1 साल से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग करंट फैलो में डाल देंगे। तो जो बीच का टाइम बचा, अगर 1 साल से अधिक हुआ और 5 साल से कम हुआ, ठीक है, अखिलेश दिखाते हैं, रुक जाइए जरा, तो उसको हम बोलते हैं अदर देन करंट फैलो। ठीक है, चलो देख लो पहले, जब तब तक जिसको समझना है समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, देखो फैलो लैंड जो होंगे हमारे पास 3 तरह के होंगे, एक हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक ना, कल्चरेबल वेस्टलैंड जिसके ऊपर आप खेती कर सकते लेकिन तुम उसको बर्बाद करके रखे हुए, वेस्ट मतलब हो रहा है बर्बाद, खेती कर सकते थे लेकिन बर्बाद किए हैं, क्यों भाई 5 साल से वहां पे खेती नहीं किया, जबकि वहां पे फर्टिलिटी वगैरह सब कुछ, तो कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, करंट फैलो। करंट फैलो यानी कि 1 साल से जो होगा वो कोई खेती नहीं किया है, ठीक, 4 ईयर्स टू 4 ईयर 6 मंथ हो तो वो किसके अंदर आएगा, अदर देन करंट फैलो के अंदर आएगा, शायद सिंह, अदर देन। ठीक है, इसका उपाय बिल्कुल है, गवर्नमेंट सर्वे कराती है और देखती है ना कि जिसका जमीन जो होगा वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो उसका अगर वाजिब खोज नहीं है तो फिर क्या होता है कि उसकी जमीन को जो होगा वो हड़प कर लेती है और किसी नीडी पर्सन जो होगा उसको प्रोवाइड करती है। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के चलते ये सारी जमीन जो है खाली हो जाता है ना, ये तुम लोग घर पे कभी डिस्कस करना, मालूम चलेगा, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, मुझे भी जितना बताया गया उसके हिसाब से हम बता दें कि कोई अगर किसान को आपने अपना जमीन दिया है खेती करने के लिए और लगातार 10-12 साल से वो उस पर खेती कर रहा है, तो वो जमीन उसकी हो गई, अब तुम्हारी नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए ऐसे रूल्स बना दिए गवर्नमेंट ने, तुम खेती नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास नीड नहीं है, तो लोग जल्दी देता नहीं है, छोड़ देता है, मेरी बंजर पड़ी रहेगी। बटैया वाला, हाँ बिल्कुल, गांव में इसको बटैया बोलते हैं, ये सिस्टम बटैया। ठीक है, समझ गए। अब देखो अगला, ये थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 5th पॉइंट देखिएगा, नेट सोन एरिया जिसपे आप खेती करते हो। ठीक है, नेट सोन एरिया जो होगा जिसके ऊपर आप खेती करते हो। अल्फाइन ग्रास जो होगा वो आपके कल्चर उसमें आएंगे, पास्चर्स वाले में, परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग फील्ड के अंदर। ठीक ना, तो नेट सोन एरिया जिसके ऊपर आप खेती करते हो हमेशा, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप खेती कर रहे हो तो वो नेट सोन एरिया हुआ। ये 5th नंबर पॉइंट, ध्यान देना, अगर 1 साल के अंदर भी जिस जमीन पे आपने खेती कर लिया वो आपका नेट सोन एरिया हो गया। क्लियर है, समझ आ रही बात ना, अगर आपने कोई जमीन पे खेती कर लिया है तो वो नेट सोन एरिया के अंदर आएगा। अगर आपके पास 10 बीघा जमीन थी, बीघा में मेजर करते हैं, अगर आपने 3 बीघे पे खेती कर लिया इस साल तो वो आपका नेट सोन एरिया हो गया 3 बीघा। ठीक है, बाकी जो 7 बीघा है वो उसकी कंडीशन को देखा जाए, करंट फैलो के अंदर आएगा, अदर देन करंट फैलो के अंदर आएगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ध्यान देना, एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यहाँ पे इसी जगह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे बनाने में, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये पॉइंट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 2 बीघा जमीन है, समझ में आ रहा है ना, बीघा, बीघा एक मेजरिंग यूनिट होती है गांव के अंदर जमीन के लिए। ठीक है, हेक्टेयर जैसे कट्ठा होता है वैसे उसका मल्टीपल जो होगा 20 मल्टीपल कर दीजिएगा तो बीघा आता है, समझ रहे हो सब। तो देखो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास 2 बीघा जमीन थी और उसको आपने 1 साल के अंदर 2 बार उस पर खेती कर ली, तो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो होगा वो 4 बीघा हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर आपके पास जो जमीन था, हाँ, आपने अगर उसके पास 3 बार खेती कर दी, 3 बार अगर खेती कर दी, 2 बीघा था 3 बार खेती कर दी, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर 6 आ गया, और प्लस 1 बार अगर किसी पे खेती की हो। अब समझना जरा, हमारे पास अभी मैंने कहा कि मेरे पास 10 हेक्टेयर जो था जमीन हुआ, अरे छोड़ो ना, हटाओ, कितना कम होता है गार्जियन समझना बीघा। ठीक है,
क्या बोल रहे थे हम कि अगर आपके पास सपोज करो 10 हेक्टेयर जमीन है, 10 हेक्टेयर में अगर आप 3 हेक्टेयर जो था उस पर एक बार खेती किए, 2 हेक्टेयर पे आपने खेती नहीं किया, ठीक, और 5 हेक्टेयर पे आप एक साल के अंदर 3 बार खेती किए, तो बताइए आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो गया? फिर समझिएगा, 3 हेक्टेयर पे आपने सिर्फ एक बार खेती की है, 2 हेक्टेयर पे आप खेती किए ही नहीं है, और 5 हेक्टेयर पे आपने 3 बार खेती की एक साल के अंदर, तो कितना हुआ है आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया? साहिल 8 कर रहे हैं, शिखर 8 कर रहे हैं। लग रहा है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। किसी ने 18 कहा, अभिनव ने 18 कहा, अमन ने 3 कहा। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपके पास टोटल 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड था, 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड में जो होगा आपने 3 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो था उस पर सिर्फ एक खेती की है एक सीजन में, एक साल के अंदर। 2 हेक्टेयर लैंड था उस पर आपने कोई खेती नहीं की उस साल में, ठीक ना। और जो बाकी आपके पास 5 हेक्टेयर बचे हैं, उस 5 हेक्टेयर पे क्या हुआ कि आप 3 बार 3 क्रॉप सीजन में आप खेती कर चुके हो, तीनों क्रॉप सीजन में, ठीक ना, रबी खरीफ जायद तीनों की तीनों खेती कर चुके हो। अब बताइए आपके पास नेट सोन एरिया कितना, ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो गया? 5 है। समझो, नेट सोन एरिया जिसके ऊपर एक साल में खेती की जाए, तो एक साल में हम खेती किए हैं 3 पे, ठीक है, और दूसरा इधर 5 पे, तो मेरा नेट सोन एरिया हो गया 8, मेरा नेट सोन एरिया हो गया 8 हेक्टेयर। जितना एरिया पे हमने खेती किया वो मेरा नेट सोन एरिया, समझिएगा। और ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो गया? तो नेट सोन एरिया 5 हेक्टेयर वाले पे हमने 3 बार खेती किया ना, तो 5 हेक्टेयर खेती की हम रबी की, 5 हेक्टेयर हम खेती किए हैं खरीफ की, 5 हेक्टेयर हम खेती किए हैं जायद की, तो हो गया 15 हेक्टेयर। जमीन वही है लेकिन 3 बार खेती की है तो 3 बार काउंट होगा, और प्लस एक बार खेती की है तो इसमें 3 हेक्टेयर, ठीक ना। तो टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया जो होगा वो होगा मेरा 18 हेक्टेयर, ठीक है। जितनी बार तुम खेती कर लोगे एरिया जो होगा उतनी बार मल्टीप्लाई होते जाएगा GCA में, और फुल फॉर्म याद रखिएगा GCA NSA, नेट सोन एरिया। NSA नासा नहीं है, ये NSA नहीं है, या फिर नेशनल कोई सर्च एजेंसी है वो नहीं है, ठीक ना। ये GCA ग्रॉस क्रॉप एरिया ज्योग्राफी के अंदर आएगा, कोई दूसरा फुल फॉर्म ना लिखना सब, और NSA जो होगा नेट सोन एरिया। क्लियर हुआ अभी भी कि नहीं हुआ? जितनी बार खेती की हो, जिस जमीन पे खेती कर दी हो तुम्हारा NSA हो गया। जितनी बार खेती की हो ना, साल भर के अंदर तुमने जितने जमीन को यूटिलाइज कर लिया खेती करने के लिए, वो NSA हो गया, नेट सोन एरिया होगी। मैंने कहा ना अभी कि तुम्हारे पास 3 हेक्टेयर था और 5 हेक्टेयर जिसपे तुमने खेती किया है, तो 8 हेक्टेयर हो गया तुम्हारा नेट सोन एरिया। ठीक, इसी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, 5 हेक्टेयर पे एक बार, ठीक है, और 3 हेक्टेयर पे 3 बार। बताइए जरा नेट सोन एरिया पहले बताओ। 5 हेक्टेयर पे एक बार खेती किए, ठीक है, 3 हेक्टेयर पे 3 बार खेती किए, तो पहले बताइए कि नेट सोन एरिया कितना होगा? मिस्टी को 4 लग रहा है, कहाँ से मिस्टी 4 होगा? साहिब को 4 लग रहा है, बाकी सबका क्लियर हो गया, 8 हो रहा है। ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होगा इसका? हाँ बिल्कुल, मैथ्स का ही क्लास है। ग्रॉस क्रॉप एरिया यदि को 0 लग रहा है, वाह। सर क्वेश्चन बताएगा सर एक बार? कितनी बार बोले भाई? नहीं सर, वो NSA में भूल। 5 हेक्टेयर की जमीन पे एक बार खेती किए हो, 3 बार के हेक्टेयर पे 3 हेक्टेयर पे 3 बार खेती किए हो। सही है, जिसका इसका 14 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। 5 फिगर से समझा देंगे सर, फिगर हुआ था आपके पास? फिगर देखो मेरे पास ना राइटिंग पैड नहीं है अवेलेबल, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो हम समझाए तुम लोग को। हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर इस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है सर नहीं एग्जाम आता में? है, समझने के लिए बस, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन आपको डिफिनेशन आएगा। यहाँ से डिफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो।
बाकी इससे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा, उससे मत नहीं घबराइए आप लोग। न्यूमेरिकल आएगा भाई, ये चीज रखना कि कहीं ये मत कहना कि हिस्ट्री में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा। आगे बढ़े सर। लैंड रिसोर्स वाला सर शुरू का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो दिखा देंगे एक बार स्लाइड। लैंड रिसोर्स शुरू BMI है आदित्य गुप्ता, उसके पीछे और पीछे Yes, और sir. पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, वो कहानी है। और नहीं पीछे सर, एक वाले- दिखाइए ना सर। ये लैंड पहले लैंड रिसोर्स जो पॉइंट था शुरू। हाँ सर, यहीं से बस तो इसको तुम क्या नोट करोगे इसमें? कुछ नहीं, हो गया, बस स्क्रीनशॉट लेना था। इसमें क्या नोट करोगे तुम? हो गया? अब देखो, अब आगे हम लोग क्लास को थोड़ा सा समझ के चलते हैं भाई, कि आगे लैंड का हम लोग यूज समझेंगे कि लैंड का यूज किस किस चीज पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, लैंड का हम लोग यूज कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा लैंड का कैसे यूज किया। तो फिजिकल फैक्टर में आते हैं आपके टोपोग्राफी। टोपोग्राफी समझ में आ गया ना आप लोग को? टोपोग्राफी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ लैंड को हम टोपोग्राफी बोलते हैं। क्लाइमेट भाई, जहाँ जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसे वहाँ के लोग रहेंगे, वैसे उसका बेस करेंगे। और सॉइल टाइप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल टाइप। ये तीनों तीनों फिजिकल फैक्टर है। इसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फैक्टर में 3 चीज आएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी, पढ़े होगे तुम लोग क्लास 8 में। नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। वैसे डिफिनेशन से मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी कितनी है, स्किल्स कितनी है, कैपेबिलिटी यानी कि स्किल्स। एंड थर्ड वहाँ का कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है। तो ये सब के सब यानी कि ये फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर जो होगा डिसाइड करता है कि लैंड का हम लोग यूज कैसे करेंगे। फिजिकल फैक्टर के अंदर टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, और ह्यूमन फैक्टर के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, मिस्टी साइज, जनसंख्या घनत्व तो इसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक ना, नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल जो होगा रटने वाला पार्ट देखेंगे अगले क्लास में, याद करना होगा। अभी कुछ और चीज नोट डाउन करनी है आप लोग को, तो अभी क्लास छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस पेज अखिलेश कुमार देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज कहाँ है शिखर? अभी तो यही पेज हम लोग पढ़े हैं। सर यही बोल रहे थे। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब कुछ डाटा याद करने वाला। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होगे इसको, कि हमारे पास जो होगा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो होगा इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 9th में पढ़ा हुआ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही था ये डाटा है। याद रखना है आप लोग को कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो होगा हमारे पास अवेलेबल है इंडिया के अंदर, ठीक, वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल, पूरा समझ जाओ, बाउंड्री से हम लोग जोड़ लिए तब। अब देखो इसमें जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से कितना लैंड हमारे पास है उसका, और वहाँ पे क्या करते हैं, तो सिर्फ 93%
जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। 93% जो होगा जमीन पे हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट है, बीच में गड्ढा है खाई है, ये हमको सिर्फ 93% का पता है। कारण क्या है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होंगे, ठीक, असम को छोड़कर बहुत सारी जगह ऐसे हैं 3.28 होगा हमको जहां तक लगता है, 32.8 नहीं होगा, कंफ्यूज ना करो मुझे मिस्टेक, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पहली चीज तो तुम समझ जाओ, चलो बाद में समझाएंगे। आगे देखिए, ठीक है, बुक देख लेना जरा अपना। 93% जो होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन पता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो 7% है बहुत सारे एरिया पे हम लोग अपना सर्वे नहीं कर पाए। इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तुम लोग ऐसे पढ़ोगे मालूम चलेगा ना कि बहुत सारे एरिया में इंडियन जो होंगे वो जा ही नहीं पाते हैं, वहाँ पे कुछ अलग तरह की आदिवासी जनजाति जो होंगी वो रहते हैं, ठीक है, और वो लोग इंडियंस को एंट्री नहीं करते, तो वहाँ पे हम लोग सर्वे नहीं कर पाए हैं। और कुछ एरिया जिसको हम लोग दिखाते हैं लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का चाइना का अधिकार है, तो वहाँ पे भी हम लोग सर्वे नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही जो लिखा हुआ है कि मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड, इसलिए हमको सबकी जानकारी नहीं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का एरिया। वैसे अगर तुम पता करो तो सिक्किम में भी चाइना घुसा हुआ है। फिर हम लोग इंटर कर जाएंगे, वार करवाना शुरू कर देंगे आज क्लास के अंदर, ठीक है। कोई न्यू लॉ नहीं बना है। हम लोग जो मैप देखते हैं वो पूरा का पूरा मैप जो होगा उसका एरिया 3.28, लेकिन तुम एक्चुअल मैप देखना है, इस तरह गूगल पे सर्च करना है एक्चुअल मैप ऑफ इंडिया, तो मालूम चलेगा उसका हाँ कुछ कटा हुआ है। लेकिन हाँ अगर गूगल दिखाना शुरू कर दे तो लोग क्लेम भी करना शुरू करते हैं। हुआ था कुछ समय पहले, ट्विटर ने दिखा दिया था इसी साल इंडिया का कटा हुआ मैप, उसके बाद उसको बैन करने की बात हो गई थी इंडिया के अंदर। सर तो हम लोग आज तक इंडिया का मैप नहीं देखे हैं रियल? नहीं, रियल मैप हम लोग नहीं देखे हैं। हमारे पास जो एरिया है, जो मैप हम लोग देखते हैं उसमें हम लोग उस मैप को भी उस एरिया को रखते हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो होगा अपना कंट्रोल किया हुआ सर है। दिखा रहा है सर, लेकिन सर जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना उसको हाईलाइट कर दिया है सर, मैप के अंदर ही दिखा रहा है लेकिन हाईलाइट किया हुआ है। यही चीज है, मैप के अंदर ही दिखाएगा, काट कर अक्साई नहीं दिखाएगा। चीन दिखा रहा है, एक चलो चलो पीओके छोड़ो, दिखा रहा है। सब कुछ सर्च करने दो, सब कुछ सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये दो डाटा आप लोगों का क्लियर हो गया ना? अब आगे देखिए। अरे गलत मैप तुम्हें नहीं पढ़ाया था, वो दिखाया था कितना दूर में इंडिया है, इंडिया का अधिकार वहां तक है। अब तुम्हारा घर था, तुम्हारे घर के अंदर कोई और घुस गया थी, तुम अपने मैप पे उस घर को नहीं दिखाओगी, ठीक है। इसी अगर हम मैप पे ही नहीं दिखाएंगे तो मेरा अधिकार वहां से गया, तो हमारा राइट नहीं जाना चाहिए, हमारा अधिकार है, वो मेरा एरिया है जिसके ऊपर किसी और ने जो होगा फोर्सफुली अपना अपने अपने आप को स्टेब्लिश करके रखा हुआ है। तो मैप हमारा सही है, लेकिन हाँ उस जगह पे हिस्ट्री पे मुझे मत लेकर जाओ, ठीक है। कहानी सुनना, पाकिस्तान की कहानी सुनना, चाइना कहानी सुनना तो मालूम चलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग हिस्ट्री में इंटर करेंगे। अभी इंडिया बोलता है ना बार बार कि पीओके जो होगा वो हमारा है, इसीलिए यही पीओके के बारे में बात होती है। सर तो इंडिया हमला क्यों नहीं करता है? क्यों मेरा जमीन है? बिल्कुल हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन क्या होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बने हुए हैं, और हमला करने का मतलब, युद्ध करने का मतलब कि बहुत सारा आपके पास जो होगा रिसोर्सेज और ह्यूमन पॉपुलेशन जो होगा उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो जैसे अमेरिका जापान के साथ किया था, इंडिया कर सकता है ना पाकिस्तान के साथ, क्यों नहीं करता? पाकिस्तान खुद, वो पाकिस्तान कह रहा है कि पूरा का पूरा कश्मीर मेरा। चलो ये स्टोरी है हरि सिंह की कहानी के बारे में। ये जिस समय कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का तुम नाम सुने हो ना? यस सर, जिन्होंने पूरे इंडियन टेरिटरी को इंडिया में यूनाइट किया था। तो यहाँ पे हरि सिंह जो थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि इंडिया के ऊपर, हम इंडिया के साथ जुड़ने वाले नहीं है, हम, मेरा एक पर्सनल टेरिटरी रहेगा, ठीक है। और वो अपने आप को अलग करके रखे हुए थे। इंडिया के साथ उनका जुड़ने का मूड था, फिर भी वो अपने आप को अलग करके रखे हुए थे। और पाकिस्तान दूसरी तरफ था, तब तक पाकिस्तान ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, हरि सिंह के ऊपर। और हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू से जो होगा सपोर्ट मांगते हैं। अलग कहानी है, जब तक हमारी सेना वहां तक जाती है तब तक क्या होता है कि पाकिस्तान कुछ एरिया कंट्रोल कर चुका होता है। तो कुछ एरिया पाकिस्तान कंट्रोल में, कुछ एरिया इंडिया कंट्रोल में। और इसलिए तुम लोग पढ़े हो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 371 लगा हुआ था। कौन, किसका माइक ऑन है? वाइब्रेशन आ रहा है, साहिल? यस सर, भूल गए। ठीक है,
तो उसी कारण से जो होगा वहां पे रूल था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, क्योंकि हरि सिंह इंडिया के साथ जुड़ने को नहीं चाहते थे, तो उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, लेकिन वो तब के कंडीशन पे था जिस कंडीशन को अब तक ढोया जा रहा था, ये जाकर अभी खत्म हुआ। ठीक ना, तो मैं इंटर करवाते हैं यहाँ से वहां तक। चलो यहाँ पे थे क्या, तो देखो लैंड अंडर परमानेंट पासेज होंगे वो भी डिक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद जो होगा कुछ करंट फेलो के लैंड, ये भी ये सब कहानी है। अब देखो अगर कहा जाए कि अगर कल्टिवेटेड लैंड जो होगा उसको हम लोग जोड़ लेते हैं सभी कल्टिवेटेड लैंड को, जैसे कुछ करंट फेलो के अलावा भी कुछ लैंड बने हैं जहाँ पे जिसकी फर्टिलिटी बहुत लो है, तो अगर हम सब कुछ जोड़ जाड़ के आते हैं तो हमारे पास NSA जो होगा वो है 54, NSA 54% है। NSA समझ में आ रहा है ना, नेट सोन एरिया हमारे पास 54% है। कुछ भी नोट डाउन करने वाला नहीं है, बस याद रखना कि NSA जो होगा अगर सबको कैलकुलेट कर दी जाए तो 54% है। ठीक, अब यहाँ पे जो कल्टीवेशन का जो रेट है, रेशियो है, इसका जो बात कर रहे हैं हम लोग वो भी डिफर करता है। पंजाब एंड हरियाणा में याद रखना है कि 80% इन एबव लैंड जो होगा वो खेती की जाती है पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, एक आइलैंड है, बाकी सब के सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहां पे 10% से भी कम की जमीन जो होगी वो वहां पे खेती की जाती है। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर जो होगा वो डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया जो होगा वो 33% रखा गया है, कम से कम 33% जमीन पे जो होगा वो फॉरेस्ट होने चाहिए। ये 1952 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार है। ठीक, अभी हमारी कंट्री में 24.56% जो होगा वो एरिया पे फॉरेस्ट है। ठीक, यानी कि जो डिजायर्ड है उतना हम लोग अचीव नहीं कर पाए। 33% एरिया पे कम से कम फॉरेस्ट रहना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारे पास 24.56 है। आपको यही तीन चीज याद रखनी है कि 80% से अधिक कहाँ पे खेती होती है, पंजाब एंड हरियाणा। इनमें से किस स्टेट में 10% से अधिक 10% से भी लेस लैंड पे जो होगा कल्टीवेशन होता है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, बंगाल। ठीक है, किन में होता है, तो 3 में होता है, 1 में नहीं होता है। किन में नहीं होता है, ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक ना, बुक के ही टर्म्स है, नोट डाउन करना है किसी को कि आगे बढ़ाएं? फैक्ट है जो आप लोग को नोट डाउन करना है। बढ़े कैसे परसेंटेज बढ़ेगा, वही जो होगा डिफोरेस्टेशन हट कम कीजिए, एक पोजीशन अधिक से अधिक कीजिए। तो नोट करना है? नहीं, पूछ रहे हैं आप लोग को नोट डाउन करने के लग रहा है क्या कि नोट डाउन करना है? नो सर। याद नहीं रहेगा सर, ना? बुक में अंडरलाइन लगा लिए इसको। हाँ, ये वैसे ये याद करने वाला टर्म है, याद कर ही जाना है इसको। ठीक ना, चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। एक मिनट, स्लाइड को क्या हो गया? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। मतलब वही चीज है कि जो भी फ्रिंज मतलब किनारे पे, कि फॉरेस्ट के पास रहने वाले बहुत सारे लोग जो होंगे वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के अंदर। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम लोग पढ़ लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक ना, कल अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। ये कुछ ऐसा चीज नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी समझ सकते हो। अगला हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। जमीन खराब कैसे हो रहा है और उसको हम लोग बचाएंगे कैसे। क्लास खत्म कर रहे हैं साहिल, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ी देर में हम क्लास खत्म कर रहे हैं। ये देख लीजिए ये पॉइंट, अगर इसमें से कुछ लगता हो कि आप लोग को समझ में नहीं आने वाला हो तो बताइएगा मुझे। हाँ चलो, ये अभी, हाँ ये पॉइंट, ये सारे टर्म्स बुक के हैं, रीड डालना है, एक बार देख लो। कोई ऐसा पॉइंट है जो कि लगा कि नहीं समझ में आ सकता है तो बताइए मुझे। सर इसका हेडिंग क्या है? हेडिंग कुछ नहीं है, वही लैंड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं, हेडिंग कुछ नहीं है इसका। जो आप चाहें वो क्लास लीव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी सभी अगले क्लास में।
ओके